जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो डेली का एडिटोरियल डिस्कशन है उसको हम देखते हैं और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि क्या देश के अंदर हो रहा है, क्या बाहर हो रहा है। ये मैं पहले भी यही बात बोलता था कि करंट अफेयर का जो वेटेज है वो डेली लाइफ में भी उतना ही है, तो एग्ज़ाम में भी उतना ही है। तो आज का जो करंट अफेयर है उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि जो आपका गूगल है उसने फर्स्ट एआई वीडियो जनरेटर जो लॉन्च किया है। बेसिकली ये है क्या, देखिए मैं आपको बताना चाहूँ सीधी भाषा में। तो ये जो समय है, तो एरा है, जो पीरियड है, उसके अंदर हर एक ऑनलाइन कंपनी ये चाह रही है कि मैं अपना नेटवर्क बड़े से बड़े एम्पायर में खड़ा कर दूँ, कोई भी हो। जैसे आप देख रहे हो कि इस समय चैट जीपीटी का जो आतंक है वो कितना फैल रहा है, वहीं चाइना की डीपसीक भी कितनी फैल रही है। यानी कि जो समय है वो एआई का आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। किसका आ गया है? एआई का आ गया है। ये समय एआई का है। और आपको पता होगा कि आज के लगभग 5 साल पहले सभी कोई नहीं था, एआई नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी ये बात नहीं है, लेकिन जो इसका प्रकोप फैला है वो इसी 5 साल के अंदर ही देखने को मिला है। पहले जितनी भी जो चीज़ें थी वो गूगल से की जाती थी, गूगल पर ही आपको कुछ सर्च किया जाता था क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं था, गूगल ही एकमात्र प्लेटफॉर्म था उस समय। लेकिन आज इतना ज़्यादा जो समय बढ़ गया है और इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उन्होंने अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोल दिया है। चाइना ने भी अपने देश का खोल दिया है, अमेरिका भी चैट जीपीटी लेकर बैठा है। तो इस समय थोड़ा सा सदमा गूगल को लगा है, क्योंकि गूगल पर जो सर्च करने वाले जो यूजर्स थे वो कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि गूगल पर पूरी जानकारी मिलती ही नहीं। मिलती है, आपको कुछ भी सर्च करना हो एआई पर जाकर करो, चैट जीपीटी पर जाकर करो, कुछ भी इमेज बनानी हो चैट जीपीटी पर जाकर बनाओ। कितना सरल है। तो कौन गूगल पर सर्च करेगा? इसलिए आने वाले समय में गूगल का मार्केट डाउन हो जाएगा। लेकिन क्या गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, क्या ये होने देगी? नहीं होने देगी। इसलिए गूगल ने लॉन्च किया है द फर्स्ट एआई वीडियो जनरेटर विथ ऑडियो। अभी तक ना चैट जीपीटी, ना डीपसीक ये आपको जानकारी दे सकते हैं, ये आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, ये आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन वीडियो के साथ में ऑडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाते। लेकिन लेकिन जो VO3 है दोस्तों, गूगल का जनरेटर, ये क्या है? तो ये वीडियो के साथ में ऑडियो भी देता है, कितनी खास बात है। ये वीडियो के साथ में ऑडियो भी देगा। और अगर आप बात करोगे VEO2, तो दोस्तों इसमें भी ऑडियो नहीं था, लेकिन VO3 है जो जनरेटर है उसमें आपको वीडियो के साथ में ऑडियो देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आप किसी भी चीज़ का वीडियो बनवा सकते हैं, किसी भी चीज़ का। मान लीजिए कि आपके मन में आ रहा है कि मैं एक ऐसी मूवी देखूँ जिसमें ऐसा ऐसा हो, तो आप क्या करो, इस वीओ एआई के टूल की गूगल के एआई टूल बॉक्स में जाओ, VO3 पर जाकर आप सर्च करो कि मुझे एक ऐसी मूवी चाहिए, है ना, और उसमें ऑडियो भी चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, मुझे 3 घंटे की मूवी दे दो, तो वो 3 घंटे की मूवी आपको बनाकर दे देगा जिसमें ऑडियो भी होगा। क्या होगा? ऑडियो भी होगा। लेकिन क्या चैट जीपीटी दे देगा? नहीं दे देगा। गूगल ने मास्टरमाइंड खेलकर एक कदम आगे बढ़कर अपने मार्केट को इतना ज़्यादा बुस्टअप कर दिया। आने वाले समय में देखना जो गूगल है उसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हो इसने ऑडियो भी लॉन्च कर दिया, लेकिन इससे खतरा क्या है? तो वैसे तो मैं बताऊं कि जो एआई है वो अपने आप में ही एक खतरा है। यानी कि एआई से जितना खतरा आदमी की प्राइवेसी हो, किसी की भी प्राइवेसी हो, वो एआई बहुत ज़्यादा खतरा है। एआई से आप किसी की भी जो है तस्वीर बना सकते हो और उसमें कुछ भी आप ब्लैकमेल कर सकते हो किसी को। एआई के द्वारा आपने किसी का वीडियो बना लिया और फिर गलत तरीके से उसको वायरल कर दिया। एआई क्या करता है, आपको एक फ़ोटो ही चाहिए, एआई उसकी वीडियो बनाकर दे देगा और ऐसा वीडियो बनाएगा जो घटिया किस्म का होगा। तो इससे लोगों की जो प्राइवेसी है वो एकदम नीचे जाने वाली है और इसका जो गलत यूज है वो बहुत ज़्यादा खतरे का संकेत है। लेकिन अगर सही यूज करते हो आप तो ये चीज़ अच्छी भी है, लेकिन गलत यूज करना ये समाज के लिए भी खराब है और हर किसी की प्राइवेसी के लिए भी खराब है।
तो ये जानना जरूरी था कि जो इंडिया वर्ल्ड का जो फर्स्ट वीडियो के साथ में ऑडियो भी देता है, ऐसा जनरेटर किस ने लॉन्च किया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपके गूगल ने किया है। ठीक है, इसके साथ में क्या है, तो वीडियो के साथ में ऑडियो भी प्रोवाइड करवाता है आपको किसी भी, यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको किसी मूवी के इंतजार में नहीं रहना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मुझे ऐसी मूवी बना कर दो, ऐसा ऐसा होना चाहिए उसके अंदर, तो वो एंड टू एंड 2-3 मिनट के अंदर आपको मूवी दे देगा जिसमें एकदम ऑडियो क्लियर होगा। अब क्या चाहिए आपको, है ना। तो बस ये था। लेकिन ये चीज़ें है कि जब प्राइवेसी आपकी चुराई जाएगी तो बहुत बुरा हो सकता है, और एआई आने वाले समय में बड़े बड़े जो इसको बनाते हैं वही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी को एकदम डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था। तो दोस्तों, आप ये 5 गुड़िया देख रहे हो, ये बेसिकली ये गुड़िया क्या है, ये जो गुड़िया देख रहे हो दोस्तों, इनका नाम क्या है आपका, मार्टियस क्या है, मार्टियस का इनका नाम है बेसिकली। और ये कहाँ की है, रशिया की है। रशिया में पहली बार बनाई गई थी ये गुड़िया मार्टियस का। ये लेयर के अंदर होती है। कैसे लेयर के अंदर होती है बताते हैं। ये मान लीजिए कि ये गुड़िया है, ये गुड़िया है, ठीक है। जब इस गुड़िया को खोलते हैं तो इसमें से एक और गुड़िया आती है, एक और गुड़िया आती है। फिर इसको जब खोलते हैं इस गुड़िया को, तो इसमें से एक और गुड़िया आती है। फिर इसको खोलते हैं तो इसमें से एक और गुड़िया आती है। फिर इसमें से एक और गुड़िया खोलते हैं, इसलिए आती है। यानी कि हर एक लेयर के बाद में हमें फिर से एक गुड़िया देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें गुड़िया देखने को मिलती है, गुड़िया से हमें कोई लेना देना नहीं है। खेल यहाँ पर कुछ अलग है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है वो गूगल ने लॉन्च किया है, और गूगल ने एआई के साथ भी अपनी एआई में ये लॉन्च किया है, जेमिनी में ही। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को सर्च करना है और जानना है उसके बारे में, तो सबसे पहले आपको पहली गुड़िया जवाब देगी। पहली गुड़िया आपको उसके बारे में जानकारी देगी कि भाई आपने ये सर्च किया है, इसका ये होगा। मान लीजिए कि आपने सर्च किया कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, तो आपको पहली गुड़िया बताएगी कि प्रधानमंत्री में ये योग्यता होनी चाहिए, वो बन सकता है। लेकिन आप इसके आंसर से संतुष्ट नहीं है, तो फिर आपको ये दूसरी गुड़िया अपने हिसाब से समझाने का कार्य करेगी। फिर भी आप इससे भी समझे नहीं, तो फिर तीसरी गुड़िया आपको उसको समझाने का प्रयास करेगी। अगर फिर भी आपने नहीं समझी, तो फिर चौथी गुड़िया आपको उसका आंसर समझाने की कोशिश करेगी कि भाई प्रधानमंत्री ये बन सकता है। और पांचवी ये समझाने का फिर से प्रयास करेगी कि भाई प्रधानमंत्री ये बन सकता है। अच्छा, इसने जो समझाया है वो ये नहीं समझाएगी, वो दूसरे तरीके से समझाएगी। जो इसने समझाया है इन दोनों ने, वो ये नहीं फॉलो करेगी। यानी कि इन पांचों का अलग अलग विचार होगा। ये नहीं कि एकदम फॉलो करिए, पूरा का पूरा फॉलो नहीं करेगी, और अलग शब्दों में समझाने का ये प्रयास करेगी, और बहुत सारी लैंग्वेजों के अंदर काम करेगी। तो इससे ये है कि जो आपकी कम ही लैंग्वेजों में काम करती है, जैसे चैट जीपीटी हो या डीपसीक हो, लेकिन ये मल्टी लैंग्वेजेस में काम करेगी। और इसी को बोला जाता है दोस्तों मल्टी लेयर एआई, मल्टी लेयर एआई इकोसिस्टम। पूछा जा सकता है कि ये जो मार्टिया सोका है, ये बेसिकली जो मल्टी लेयर एआई इकोसिस्टम है वो किसने लॉन्च किया है, तो याद कर लेना गूगल ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, तो इससे नहीं समझे इस गुड़िया से तो ये समझाएगी, इससे नहीं समझे तो ये समझाएगी, इससे नहीं समझे तो ये अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करेगी। यानी कि चैट जीपीटी से नहीं है, आपने कुछ सर्च किया, 20 पन्नों का आंसर आया, समझ ही नहीं पाए। इस तरीके से गूगल अपने दिमाग का किस तरीके से यूज कर रहा है, आने वाले समय में आप देखना गूगल चैट जीपीटी हो चाहे कुछ भी हो, उनको बहुत कम समय में ही मैं कह रहा हूँ ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा उनकी रिकॉर्ड। लेकिन इसको थोड़ा सा पहले ही ये काम करना चाहिए था, इसने बहुत समय बाद ऐसी ध्यान दिया, तो फिर भी इसका एम्पायर बहुत बड़ा था, इसलिए ये अब भी कर लेगा। तो बहुत जानकारी आपको ये ध्यान रखना है। जो मार्टी और सोका है, मल्टी लेयर एआई इकोसिस्टम है, वो किसने लॉन्च किया है, गूगल ने। मल्टी लेयर का मतलब होता है बहुत सारे लेयर, और एआई इकोसिस्टम यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पारिस्थितिक तंत्र है वो आपको ये है, तो ये गूगल ने लॉन्च किया है।
तो साथियों आप देख पा रहे होंगे जो पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन है दोस्तों? आसिम मुनीर। कौन है आसिम मुनीर? बहुत बार चर्चा में आए हैं क्योंकि हमेशा घटिया हरकत करते हैं और इस घटिया हरकत के कारण हर बार चर्चा में आते हैं। इनको कुछ समय पहले ही हमने भी डिस्कस किया था कि इनको वहाँ का फील्ड मार्शल बना दिया गया है। वैसे इनमें कोई लक्षण नहीं है दोस्तों फील्ड मार्शल के, लेकिन फिर भी इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। मैंने फील्ड मार्शल बनाने से पहले मैंने बताया था कि सेना के अंदर सबसे प्रमुख जो पद होता है, सबसे जो युद्ध के अंदर सेक्रीफाइस करने के लिए दिया जाता है, बलिदान के लिए, यहाँ पे खैर बहुत युद्ध के अंदर बहादुरी दिखाने के लिए किया जाता है। और जब देश में युद्ध होता है तो युद्ध जीतने पर भी दिया जाता है। हमारे देश में 2 ही फील्ड मार्शल बने हैं, एक बने हैं आपके माणिक शाह, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। हमारे देश में 2 ही फील्ड मार्शल बने हैं, एक बने हैं दोस्तों आपके माणिक साहब और एक बने आपके KM करीबा। दोनों को सैल्यूट है मेरी और से, और दोनों ही इतने जबरदस्त आदमी कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अभी जो पाकिस्तान से खबर आई है आप भी समझ के हंसने लग जाएंगे। जो आप देख पा रहे हैं कि असीम मुनीर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, उन्होंने वहाँ के PM शहबाज शरीफ को एक फ़ोटो गिफ्ट की है। और वैसे भी उस फोटो में वो बता रहे हैं कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और वो बता रहे हैं हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया और उनके ताबड़तोड़ 11 एयरबेस तोड़े, और वो कह रहे हैं कि देखो हमने भारत पर किस तरीके से हमला किया। लेकिन जो आप फोटो देख पा रहे हो उसको बहुत रिसर्च के बाद में पता चला कि ये फोटो तो चाइना ने बहुत समय पहले मॉक ड्रिल के अंदर की थी, मिलिट्री की, यानी कि मिलिट्री की जो मॉक ड्रिल कराई गई थी दोस्तों चाइना के अंदर, उसके दौरान चाइना की मॉक ड्रिल की वो फोटो है जो शहबाज शरीफ को असीम मुनी देते हैं और कहते क्या है कि भारत पर हमने ऑपरेशन सिंदूर के एवज में हमने उन पर जो अटैक किया है, असल्ट किया है, उसकी तस्वीर है। तो आप देख सकते हो कि हमेशा ये पागल बनाते आए हैं, और ये वही बंदा है जो बंकरों में जाकर रुका था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को वहाँ पर किया था, और उस समय बंकर में जाकर ये रुका था। और अब कह रहा है कि हमने भारत पर जो अटैक किया, असल्ट किया, उसकी ये तस्वीर है। यानी कि ये खुद तो मूर्ख है, औरों को भी मूर्ख बना रहा है, शहबाज शरीफ को भी मूर्ख बना रहा है और वहाँ की जनता को भी मूर्ख बना रहा है। और कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये चेतावनी दी है वहाँ के लोगों को कि आपकी जो सेना है, आपकी जो सरकार है, वो टूरिस्ट को बढ़ावा दे रही है। और हम एक ऐसी कंट्री है जो 0 टॉलरेंस टेररिस्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि हमें टेररिस्ट 0% चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आपकी सरकार और आपकी सेना को तो हम जवाब देंगे टेररिस्ट के बारे में, लेकिन इससे आपको भी कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आप टेररिस्ट नहीं करते, बढ़ावा नहीं देते, लेकिन आपको भी कुछ ना हो जाए, इसलिए आप अपनी सरकार का विरोध करिए ज़बरदस्त। यानी कि हमारे PM मोदी ने भी कहा कि घर को फोड़िए, क्योंकि घर को फोड़िए क्योंकि आपके घर में जो लोग हैं वो सही नहीं है, उसकी वजह से आपको भी परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके का उनका कहने का मतलब था। और बाकी का चाइना की मॉक ड्रिल जो हुई थी दोस्तों कुछ समय पहले, 3 साल लगभग हो गए हैं, उसकी ही फोटो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं भारत पर ही है। अगर भारत पर ये होता तो आज पाकिस्तान ना होता, आज पाकिस्तान। अगर भारत पर इस फोटो में देखने उतना बड़ा अटैक करता तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों पाकिस्तान का रोम रोम खड़ा हो जाता और पाकिस्तान का बलूचिस्तान अलग हो जाता, अभी हो जाता, हो ही जाता, वाली ना हो जाता, बलूचिस्तान अलग हो जाता और पाकिस्तान के फेफड़ों में आग लगा दी जाती। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो ये जो खबर है उस खबर में बताया जा रहा है कि जो एक शिप था, आप देख पा रहे हैं एक शिप था, और सॉरी शिप था, जो शिप का क्या नाम था? तो इस शिप का नाम था दोस्तों MSC ELSA 13। इस पोर्ट का नाम था MSC ELSA 13। और ये दोस्तों अगर भारत का ये मेल देखें तो भारत का मेल नीचे से कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वीजिंगजंग बंदरगाह, और आपको यहाँ पर देखने का मिलेगा दोस्तों कोचीन बंदरगाह। ये केरल वाले पार्ट में, केरल राज्य है यहाँ पे, तो केरल वाले में है कोचीन बंदरगाह और विजिंगजंग बंदरगाह।
विझिंजम बंदरगाह का अभी अनावरण आपके प्रधानमंत्री जी ने किया है। और यहाँ पर एक कंटेनर की अच्छी खासी जो हम दूसरे देशों के बंदरगाह पर पोर्ट पर हम डिपेंड थे, उसको कम करने के लिए विझिंजम बंदरगाह बनाया गया है। बेसिकली ये बड़े बड़े कंटेनर जो आते हैं वो अब यहाँ पर उतार दिए जाएंगे और हमारे लिए हेल्प होगा। तो दोस्तों यहाँ से एक शिप निकलता है जिसका नाम होता है MSC-ELS-3, जो यहाँ से जाता है कोचीन बंदरगाह, है ना, कोचीन बंदरगाह। और फिर कोचीन से जाता है दोस्तों अफ्रीका बंदरगाह। सॉरी, अफ्रीका में एक देश है दोस्तों लाइबेरिया देश में जाएगा। तो लाइबेरिया देश की ये आपकी शिप थी जो भारत के अंदर आई थी। भारत निर्यात करता है, आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए आई थी, लेने के लिए आई थी, सामान लेने के लिए आई थी, जो विझिंजम पोर्ट के बाद में कोचीन जा रही थी और कोचीन से अफ्रीका लाइबेरिया कंट्री में जा रही थी। लेकिन दोस्तों ये विझिंजम से जब जा रही थी कोचीन के लिए, तो बीच में ही आपकी क्या हो गई, कोई टर्बुलेंस आ गया जिसके कारण ये पलट गई और समुद्र के अंदर डूब गई। इसके अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि 640 कंटेनर थे 640 क्या थे, कंटेनर थे। उनमें से दोस्तों 12 से 13 जो कंटेनर थे वो आपके किसके थे, कैल्शियम कार्बाइड के थे। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो आपका CaCl2 होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है दोस्तों, CaCl2 होता है, इसमें ये था। और दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि 10 से 12 जो कंटेनर थे वो आपके फर्निश ऑयल के थे। अच्छा, फर्निश ऑयल का मतलब क्या है, तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जो भी ऑयल प्राप्त होता है हमें, वो ज़मीन से प्राप्त होता है, लेकिन उसको छानने के बाद में हमें फिल्टर किया जाता है, तब जाकर हमें पेट्रोल ऑयल, ये आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया या डीजल हो गया, ये प्राप्त होती है। लेकिन जो ज़्यादा छना हुआ नहीं रहता, जो थोड़ा भारी रहता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये हल्के तेल हैं, इनको बहुत छाना जाता है, बहुत सब साफ किया जाता है, इनकी गंदगी को साफ किया जाता है। लेकिन अगर इनकी गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो ये भारी रहेगा, और भारी रहेगा उसी को बोलते हैं दोस्तों फर्निश ऑयल। और फर्निश ऑयल का यूज कहाँ पे किया जाता है, बिजली बनाने में। किसमें, बिजली बनाने में आपका केरोसिन हो, उनका भी यूज किया जाता है, डीजल का भी यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो बिजली बनाने में इसका यूज होता है। किसी चीज़ को गर्म करने में भी फर्निश ऑयल का यूज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये भी जा रहा था, डीजल भी जा रहा था। और इसके अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि 12 से 13 जो कंटेनर थे, 12 से 13 कंटेनर थे, उनमें कह सकते हैं कि जहरीला क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, जहरीला पदार्थ जो आपकी अभिक्रियाओं में यूज होता है। बेसिकली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जहरीला पदार्थ जो अभिक्रियाओं में यूज होता है, कोई चीज़ बनाने में यूज होता है, उनको बोलते हैं। तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा जा रहा था, यानी कि केमिकल इनमें बहुत ज़्यादा जा रहा था, 10 से 12 कंटेनर। जब ये पलटा दोस्तों, तो आपका पूरा का पूरा केमिकल यहाँ पे डुल गया। अब समझो, पूरा का पूरा डीजल डुल गया, पूरा का पूरा फर्निश ऑयल डुल गया, बिखर गया, और समुद्र के अंदर दोस्तों तेल का रिसाव हो गया। अब उस तेल से समुद्री जीवों को कितना नुकसान है, कितने ही समुद्री जीव मर जाएं, क्या पता कितने पूरे ही मर जाएं, उस जो भी उसके अंदर में आते हैं वो पूरे ही मर जाएं, वहाँ का पारिस्थितिक इकोसिस्टम पूरा ही बिगड़ जाए। और दोस्तों एक खास बात जो देखने को मिलेगी, जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये पानी के साथ में अभिक्रिया और बनाता है। क्या अभिक्रिया करता है, तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड ये होता है, अगर इसमें जल मिलाएंगे तो ये एक पदार्थ बनाएगा, इसको बोलेंगे CaH2 प्लस का आपका क्या निकलेगा, CaOH का वोल्टेज। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आपका कैल्शियम कार्बाइड और जल की अभिक्रिया के समझ में आता है, तो फिर वो क्या बनाता है, CaS, तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन बनाता है।
और ये एसिटिलीन दोस्तों लोहे को भी काट सकती है, लोहे को भी काट सकती है। तो इसका जो जीवों पर, जो वहाँ के जलीय जीव है उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा इसे एसिटिलीन का। अच्छा, एसिटिलीन का उपयोग हम फलों को पकाने के लिए भी करते हैं, लेकिन दोस्तों वो नुकसानदेह है, इसलिए सरकार गवर्नमेंट इस पर रोक भी लगाती है। क्यों? क्योंकि कुछ जो कण होते हैं दोस्तों वो उन्हीं फलों पर चिपके रह जाते हैं, तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। फास्फोरस हो गया, ऐसे जो कण हैं वो फलों पर ही चिपके रह जाते हैं, तो फिर ये शरीर के लिए हानिकारक बीमारियों को पैदा करती है, इसलिए इस पर रोक भी लगी है। इस तरीके की जब हम देखते हैं कि 12 से 13 कंटेनर जब कैल्शियम कार्बाइड के होंगे तो कितना एसिटिलीन बनेगा, और जो लोहे को नष्ट करने की क्षमता रखता है वो जीवों पर क्या इफेक्ट डालेगा, और बाकी का केमिकल अपना यूज अलग दिखाएगा। तो इससे इधर का जो पूरा इकोसिस्टम वो बदल जाएगा इसको। अच्छा, जो इसमें दोस्तों जितने भी क्रू थे, जितने भी जो क्रू थे, क्रू को बोला जाता है जो इसमें काम करते हैं। एक शिप जाता है तो उसमें जितने भी लोग काम के लिए होते हैं उनको क्रू बोला जाता है, नाविक, चलाने वाले, काम करने वाले, उनको सभी को आईसीजी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या कर दिया है, बचा लिया है, सभी को बचा लिया है। एक ऑपरेशन चलाया था, रेस्क्यू ऑपरेशन किया। और अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक और डूब गया, तो कुछ कंटेनर तेल करके आ गए, यहाँ पर आ गए 10 से ज़्यादा कंटेनर स्थल मार्ग पर आ गए। तो यह आशंका जताई जा रही है कि और भी कंटेनर आ जाएंगे, क्योंकि जो तेल था वो घुल गया, तो एक तरीके से वो, और जो केमिकल था वो घुल गया पानी के अंदर, तो फिर वो हल्के हो गए और वो पानी के बहाव से स्थल मार्ग पर आ रहे हैं। तो इस पर आईसीजी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, बाकी सभी क्रू को बचा लिया गया है। लेकिन जो ये बचाया है दोस्तों, लेकिन ये जो सिस्टम हुआ है यहाँ का इकोसिस्टम वो बहुत खराब है देखिए तो इसके हिसाब से। बाकी का ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में एक शिप है जो जिसका नाम MSELSA3 है, वो किस देश की है, जो विजिंगम पोर्ट से जा रही थी और कोच्चि जाने के बीच में ही रास्ते में समुद्र में किसी परिस्थिति के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण डूब गई। तो उसका वो किस देश से बिलोंग करती है, तो वो किससे बिलोंग करती है, आपकी लाइबेरिया से बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है और आपको जानना भी जरूरी था। दोस्तों हमारे देश के लिए बहुत अच्छी खबर आई है कि जो IITM पुणे IITM है दोस्तों, उसने लॉन्च किया है भारत फोरकास्ट सिस्टम। आप देख पा रहे हैं कि जो पुणे की IITM है दोस्तों, इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी विभाग है। पुणे का जो IITM है दोस्तों, उसने भारत का फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। क्या है ये दोस्तों? हमें हाई रिजोल्यूशन देता है कि एग्जैक्ट टाइम बताता है हमें कि बरसात होगी नहीं होगी। अच्छा, अभी तक जो हमारे पास में जो सिस्टम था दोस्तों, उसे हमारे को एग्जैक्ट टाइम पता नहीं था। अब ऐसे आता था कि 10 घंटे के भीतर वर्षा होगी, एग्जैक्ट टाइम हमारे पास में नहीं होता था। लेकिन जो ये सिस्टम बनाया गया है दोस्तों, ये हमें एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि इस टाइम पर बरसात होगी। दूसरी, इस टाइम पर तूफान आएगा, ये सारा का सारा जानकारी देगा। अच्छा, पहले है ना ये नहीं बताया जाता था कि छोटे शहरों में भी ये नहीं बताया जाता था, एक पूरा राउंड दे दिया जाता था, पूरा राउंड दे दिया जाता था 12 किलोमीटर का, वो कि इस 12 किलोमीटर के अंदर तूफान आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब मान लीजिए कि हमें 6 किलोमीटर के अंदर ही पता चल जाएगा कि 6 किलोमीटर में ही आएगा, इस पार्ट में नहीं आएगा। ये भी हमें जानकारी मिल जाएगी। ये 6 किलोमीटर का हाई रिजोल्यूशन देता है, हाई रिजोल्यूशन देता है। अमेरिका के पास भी दोस्तों अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत ने पहली बार, भारत ऐसा देश कर चुका है जिसने 6 किलोमीटर हाई रेजुलेशन के साथ में भारत इंस्टीट्यूट, ये भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। इससे हमें मौसम का पहले ही अनुमान मिल जाएगा। तो किसान भाई क्या करेंगे, किसान भाइयों को पहले से ही पता चल जाएगा कि इस तरीके से मौसम खराब है, तो वो अपनी सेफ्टी करेंगे। अनाज, मान लीजिए किसी किसान भाई का अनाज जो है वो खेत में है, तो वो उसको पहले जब उसे एग्जैक्ट टाइम का पता चल जाएगा तो वो अपने घर पर लाकर उसको सुरक्षित रख देगा। जो ऊपर से दोस्तों हवाई मार्ग है, हमें पता है कि ऊपर यान उड़ते हैं, हवायान उड़ते हैं, तो उनको भी डिले किया जा सकता है कि भाई इस टाइम पर ये आ जाएगा तो इसको थोड़ी सी डिले कर दो, तो वो घटनाएं भी कम हो। दूसरा, मान लीजिए कि कोई पोर्ट है, कोई शिप है, तो वो दूसरी कंट्री में जा रहा है या किसी जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो पहले ही पता चलेगा कि इस रास्ते के अंदर टर्बुलेंस आएगा या कुछ बरसात आएगी, भारी बरसात आएगी, तो पहले ही पता चल जाएगा। तो उसको थोड़ा डिले करके भेजा जा सकता है ताकि जो अनहोनी हो वो घटित ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हमारे हर एक सेक्टर में काम करेगा, बिजनेस सेक्टर में भी काम करेगा। इससे हमें जो नुकसान होता है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई, अभी हम हमने पढ़ा था कि जो शिप यहाँ से यहाँ तक गई थी, हमें पहले ही पता चल जाता उसके बारे में कि इस मार्ग पर कब मौसम खराब हो जाएगा, कब बारिश होगी,
तो उसको क्यों भेजते, थोड़ा डिले करके 2 घंटे बाद में, 5 घंटे बाद में, 1 दिन डिले करके भेज देते, तब वो नुकसान तो नहीं होता ना। तो अब हमें 6 किलोमीटर पर मिलता है, पहले हमें 12 किलोमीटर, यानी कि अब हम अगर गाँव में देख सकते हैं। मान लीजिए अब आपका पार्टिकुलर गाँव में देखना चाहिए कि मेरे गाँव में कब आएगा या नहीं आएगा, तब भी आपके पास में टाइम रहेगा, आपको ये बता देगा ये सिस्टम कि भाई हाँ तेरे गाँव में आएगा। अच्छा, ऊपर क्या होते हैं, तो ऊपर दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर रडार होते हैं। क्या होते हैं? रडार स्टेब्लिश किए गए हैं। उन रडारों से किरण आती है और नीचे भी स्टेब्लिश किए गए हैं। ड्रोन स्थापित किए गए ऊपर और नीचे दोस्तों रडार है ना। तो जब वो भेजते हैं हमारे पास में, इनके पास में संकेत भेजते हैं और उन संकेतों को दोस्तों है ना, फिर एक कंप्यूटर है वो उन संकेतों को अपनी लैंग्वेज में बनाता है और फिर वो हमें संकेत देता है कंप्यूटर, तो हमें पता चल जाता है। इससे वो हमें संकेत देता है। ये जो ड्रोन आपके भेज रहे हैं, यहाँ पे ड्रोन है दोस्तों, 60 ड्रोन है ऊपर स्टेब्लिश किए गए हैं, वो हमें वो संकेत देते हैं रडार सिस्टम को। और रडार सिस्टम के बाद में दोस्तों रडार सिस्टम हमारी जो एम का कंप्यूटर उसको संकेत देता है। उसके बाद में एम का संकेत उसको कोडिंग करके अपने संकेतों में हमारी लैंग्वेज में बदलता है और हमें देता है। तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि क्या होगा, तो हम कितना पहले ही किसी चीज़ की सुरक्षा कर लेंगे। हर एक सेक्टर में काम आएगा, किसानों को भी बेनिफिशियल है, बिजनेसमैन को भी बेनिफिशियल है। और जो एरोप्लेन आपकी एरोप्लेन उड़ती है दोस्तों, उसमें भी ये सहायक होगा क्योंकि उसको थोड़ा डिले करके भेजा जा सकता है ताकि ऊपर किसी भी समस्या नहीं हो पाए। और अगर बात की जाए तो 6 किलोमीटर का आपका हाई रेजोल्यूशन देता है। तो पूछ लेगा डायरेक्ट कि वर्ल्ड का या भारत का पहला जो पॉडकास्ट सिस्टम है वो किसने लॉन्च किया है, तो पहली बात तो ये जो सिस्टम लॉन्च किया है वो पुणे IITM में किया है। और बाकी का 6 किलोमीटर का हाई रेजोल्यूशन देता है, यानी कि 6 किलोमीटर में आपको दे देगा। पहले ये 12 पर देता था तो कंफ्यूज होते थे, इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, अब पता चल गया कि भाई इधर ही आएगा। कितनी बेनिफिशियल ये चीज़ है। और ये अगर अमेरिका की बात करें तो भी वो अमेरिका भी 9 से 14 किलोमीटर का हाई रेजोल्यूशन देता है। हमारा देश इसमें टॉप कर गया है दोस्तों, 6 किलोमीटर का हाई रेजोल्यूशन देता है। यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं कितना वर्क कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इनके इस काम को मैं सैल्यूट करता हूँ। और भारत का हर एक नागरिक अपने आप में अच्छा करता है और सभी देशों से अच्छे लोग भारत के हैं। और भारत का जो हर एक नागरिक है, भारत का नागरिक है, उसके जो मन है उसमें एक ही चीज़ है कि मेहनत से काम करना है, देश के लिए काम करना है, देश के लिए जीना है। हमारा जो इंडिया का जो सिस्टम है दोस्तों वो अब हर एक क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। अभी कुछ समय कल ही एक न्यूज़ आई थी कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट क्या बन चुका है, इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अच्छा, पहले नंबर पर कौन है, तो पहले पर तो USA, दूसरे पर कौन है तो चाइना, तीसरे पर कौन है तो तीसरे पर दोस्तों जर्मनी है। अच्छा, हमारी कितनी हो चुकी है, तो दोस्तों हमारी 4 ट्रिलियन हो चुकी है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है। अगर हम जर्मनी की देखेंगे तो लगभग इसकी मेरे ख्याल से 7 ट्रिलियन है, यानी कि इस तक पहुंचने में हमें बहुत समय लग सकता है। लगभग मेरे अंदाज से 5 से 6 साल 7 साल जरूर लग जाएंगे। गवर्नमेंट तो यही कहती है कि 2.5 साल में हम कवर कर लेंगे, लेकिन 2.5 साल में कवर कर पाना मुश्किल है। और इनकी अगर देखेंगे तो दोस्तों इनकी तो 19 ट्रिलियन है, इसकी है आपकी 12-13 ट्रिलियन होगी मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इनकी बहुत बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी हमारा देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ी है, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। इकोनॉमी बढ़ती है तो हर एक सेक्टर का जो द्वार है, जो रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया है वो खुल जाता है और GDP भी बढ़ती है। हर एक जो इंसान है उसके जो जीने के लिए जो परचेसिंग पावर चाहिए उसमें भी वृद्धि हो जाती है। और अपनी जितनी ज़्यादा इकोनॉमी होगी, जितनी ज़्यादा GDP बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा GDP बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति की आय भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। उससे क्या होगा, तो प्रत्येक आदमी अपना जीवन सुखी संपन्न तरीके से संपन्न जी सकेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ में। और जो पिछला जो मैंने करवाया है क्लास, ऑफिशियली आप उनके नोट्स भी बनाते रहिएगा, एग्जाम में डिटो बाई डिटो क्वेश्चन फंस जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं।